अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की बेटा जब हम बात करें ये आपके पास बहुत सारे बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल प्रोसेसेस में एग्जिस्ट करता है। अब सीधे हम केमिकल इक्विलिब्रियम पे जंप करें उससे पहले हमें पता लगना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसके बाद कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंजेस नहीं होते कि मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन करवाया तो आप पानी लीजिए और उसमें चीनी डाल के आपने घोल दिया। अब जब आप एक ग्लास से दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चीनी पानी में घुल चुकी है, तो चाहे आप एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालिए या किसी और कंटेनर में रही, उसकी जो मतलब टेस्ट है वो तो आपके पास सेम ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि मतलब आपके पास कोई बहुत ख़तरनाक सा चेंज नहीं आ सकता। जब किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट हो जाती है एक टाइम के बाद और पूरे सिस्टम में कोई चेंज नहीं आता। जैसे मान लीजिए अगर हम एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, फॉर अ केमिकल रिएक्शन आपके पास क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के लिए जब कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि अब इसके बाद कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा। लेकिन देखो ऊपरी तौर पे कोई चेंज नहीं आएगी। मतलब अगर आपको बोलो इस पेन की बात करें तो आपको, अगर हम इस पेन की बात करें तो ऊपरी तौर पर आपको कोई चेंज नहीं दिखने वाला। लेकिन अगर आपको मैं एटॉमिक लेवल की बात करूँ तो वहाँ कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हो रहा होगा या कुछ ना कुछ मूवमेंट तो होगी। उसी तरह किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऊपरी तौर पर आपको कोई विजिबल चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन एक्टिविटी होगी आपके पास मॉलिक्यूलर लेवल पे। उसी तरह जब हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो ऊपरी तौर पे यानी कि मतलब अगर हम देखना चाहें तो विजिबल लेवल पे कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे जब जितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं, तो वहाँ आपके पास मूवमेंट ज़रूर होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बना रहे होंगे और वही कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में आ रहे होंगे। अब यही जो सिचुएशन है आपके पास जिसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, N2 + 3H2, ये हेबर प्रोसेस है अमोनिया को फॉर्म करने के लिए 2NH3। इसने N2 ने 3H2 के साथ कंबाइन करके 2NH3 बना दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि जब आपके पास अमोनिया बन गया तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि आपके पास, हम इसको डिस्कस करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन भी क्या होता है। यानी कि आपके पास यहाँ पे अगर ऊपरी लेवल पे हम गए तो जिस भी कंटेनर में है वहाँ पे N2 + 3H2 मिलके 2NH3 बना रहे, वहीं 2NH3 से ये भी बन रहा है। तो मतलब दोनों प्रोसेसेस साथ साथ में हो रही है, ये चीज़ इसको बना रही है और ये चीज़ बैक टूट के यही आ रही है। अब जो केमिकल रिएक्शंस हैं, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो हम लेते हैं ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट जैसे हमें दिखाई देते हैं उसके हिसाब से। अब इसमें सबसे पहले आएगा होमोजेनस रिएक्शन। देखो होमोजेनस, इसको होमोजेनस सॉल्यूशन से बात करते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंटेनर लिया है, जैसे मान लो मैं ये छोटा सा कंटेनर ले रही हूँ और इसमें मैंने चीनी घोल दी है। तो अगर आप चाहे यहाँ से 1 चम्मच पानी निकालो या यहाँ से 1 चम्मच निकालो, होगा क्या कि यहाँ पर पानी का टेस्ट होगा वो यहाँ भी ऐसा ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पानी का टेस्ट आपको कुछ आएगा और यहाँ कुछ और आएगा। तो ऐसा ना होने की वजह से हम इसको होमोजेनस रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं, मतलब ये होमोजेनस मिक्सचर है आपके पास। तो उसी तरह अगर होमोजेनस रिएक्शन की बात करें, N2 गैसेस + 3H2 गैसेस, ये देता है हमारे पास 2NH3 गैसेस।
यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना रहे हैं, और ये तीनों जो हैं एक ही फेज में, यानी कि ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही फेज में आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम हेट्रोजेनस रिएक्शन की बात करें, हेट्रोजीनियस रिएक्शन, अब अगर हेट्रोजेनस रिएक्शन की बात करें तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जिंक सॉलिड, इसको हमने रिएक्ट करवाया कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के साथ, और इसने बना दिया जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन मोर देन वन फेज, आर इन मोर देन वन फेज। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो एक फेज से ज़्यादा फेज में। देखो यहाँ क्या था, नाइट्रोजन भी गैस था, हाइड्रोजन भी गैस था और अमोनिया भी गैस था, लेकिन यहाँ जिंक सॉलिड में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ZnO सॉलिड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना वो गैसेस में है। तो हम कह सकते हैं कि हेट्रोजेनस रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है अलग अलग फेज में, यानी कि सेम फेज में जैसे नहीं है आपके पास। दूसरा बी टाइप क्या है, ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि इनका डायरेक्शन किस तरफ को, बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो रिवर्सिबल का मतलब क्या है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि हम किसी भी स्टेप पे वापस लौट सकते हैं, जिसमें ये क्या है, केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड बैक, प्रोडक्ट्स कैन बी converted back into reactants। जो इक्विलिब्रियम का बेस भी है कि वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें प्रोडक्ट्स जो है वो कभी भी रिएक्टेंट्स में वापस आ सकते हैं, जैसे कि N2+3H2 ये कंबाइन हुए और ये बन गए 2NH3। तो देखो N2 और 3H2 ये मिला के 2NH3 बना रहे, वहीं 2NH3 अगर डिसोसिएट होकर वापस N2+3H2 बनाना चाहिए तो वो भी पॉसिबल होगा। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें, H2+I2, ये हमें क्या दे रहा है, 2HI। इसके केस में भी ये चीज़ पॉसिबल है कि ये दोनों मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड देन दोबारा रिवर्स में आ रहे हैं। अब इसकी बात करें तो केमिकल रिएक्शन, ये वो केमिकल रिएक्शन होंगे आपके पास जिनमें इन विच प्रोडक्ट्स can't be converted back to reactants, can't be converted back to reactants। देखो जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो उसमें क्या था कि इरिवर्सिबल इक्विलिब्रियम क्या होता था, इरिवर्सिबल आपके पास कोई भी प्रोसेस क्या होता था, मान लीजिए आपने किसी बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर दी, तो आप किसी भी प्रोसेस में अगर मैं आपको कहूँ कि भाई बीच में हवा में रुक जाओ और वापस आ जाओ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कुछ इस तरह की, ये रिएक्शन हो चुका है, इरिवर्सिबल रिएक्शन भी आपके पास कुछ ऐसा प्रोसेस है जो हो चुका है और ये रिवर्ट नहीं हो सकता। जैसे कि AgNO3 अगर इसको NaCl के साथ कंबाइन करवाते हैं, ये बना देता है AgCl प्लस NaNO3। देखो ये जो फ्रंट की तरफ एरो जा रहा है ना, ये बता रहा है कि रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड साइड में ही प्रोसीड हुआ, और वहीं जो ये ऐसे एरोज हैं हाफ अप एंड हाफ डाउन, इनका मतलब है रिएक्शन जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में पॉसिबल है। अब अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट कि मतलब आपके पास
जहाँ पे ये रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट वापस आ सकते हैं इसमें, और इसके केस में ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट क्या होगा, प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। जितना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही ये बैकवर्ड में भी आ सकता है। तो हम कह सकते हैं आपके पास कि मतलब ये जो है, ये जो एरोज है ये हमें यही चीज़ बता रहे कि ये फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी आ सकता है। और अगर इनकी बात करें तो ये प्रोसीड करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, प्रोसीड्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सिर्फ आगे की तरफ को ही जाएगा, पीछे की तरफ वो नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट, टू ऑब्टेन इरिवर्सिबल रिएक्शंस, टू ऑब्टेन किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर हमने अटेन करना है, इफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट or product is in gaseous state, then reaction should be carried out in closed vessel। देखो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर हमें रिवर्सिबल रिएक्शन ऑब्टेन करना है, मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है और हम चाहते हैं कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो, तो अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की बात कर लीजिए या प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, दोनों में से कोई भी गैसियस स्टेट में है तो रिएक्शन जो है उसको क्लोज्ड वेसल में कैरी आउट किया जा सकता है। रिएक्शन को क्लोज्ड वेसल में ही कैरी आउट करना पड़ेगा। और वहीं अगर हम इसकी बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शन की, तो ये जनरली आपके पास पॉसिबल इन ओपन कंटेनर। ज़रूरी नहीं कि आपको इसके लिए क्लोज करना पड़ेगा। रिवर्सिबल के लिए भी देखो आपको तभी ज़रूरत है कि आप क्लोज्ड वेसल लें अगर गैसियस स्टेट इन्वॉल्व है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में। तो अगर गैसेस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में आ रही है तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम तो अटेन नहीं होगा क्योंकि ये तो बाहर निकल गया। डी पॉइंट ये क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं क्योंकि जितना ये फॉरवर्ड जा रहे हैं उतना ही ये बैकवर्ड भी आ रहे हैं, तो यहाँ आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। वहीं अगर इसकी बात करें तो ये डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम नहीं अटेन कर पाते। ई पॉइंट, रिएक्टेंट्स जो हैं वो कभी भी प्रोडक्ट्स में पूरी तरह कंप्लीट नहीं होते। रिएक्टेंट्स आर नेवर completely converted into products। रिएक्टेंट्स जो हैं वो कभी भी पूरी तरह प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। वहीं यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट्स आर completely converted into products। देखो यहाँ जो है आपके पास ये कभी प्रोडक्ट्स तक नहीं पहुँच पाते कि मतलब क्यों, क्योंकि देखो जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है। तो मतलब प्रोडक्ट भी आपके पास पूरी तरह कभी नहीं बने और उसी तरह रिएक्टेंट्स पे पूरी तरह कंज्यूम कभी नहीं हुए। और इसके केस में क्या था, रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो डायरेक्टली आपके पास प्रोडक्ट बन गए। तो हम कह सकते थे कि रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, इसका 6th पॉइंट है जनरली थर्मल डिकम्पोजिशन इन क्लोज्ड वेसल। जनरली इसके केस में क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है
थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि हीट की वजह से किसी चीज़ का डिकम्पोज होना इन क्लोज्ड वेसल। जब आप कोई क्लोज्ड वेसल ले रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन का, PCl5 लिया आपने गैसेस और इसको आप क्या कर रहे हैं, हीट किया, तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है PCl3 गैसेस में प्लस Cl2 गैसेस में। वहीं अगर इसकी बात करें तो जनरली थर्मल डिकम्पोजिशन इन ओपन वेसल, इसके केस में जो है थर्मल डिकम्पोजिशन वो ओपन वेसल में हो जाती, यानी कि PCl5 गैस अगर डायरेक्टली टूटना चाहे तो PCl3 गैस और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक तो थी कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन आपके पास किस तरह की रिएक्शंस होती। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के बेस पे आपके पास किस तरह के रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला तो फास्ट रिएक्शंस जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होंगे, मतलब बहुत क्विक हो जाते हैं। जनरली जो आपके पास आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो आपके पास बहुत फास्ट होते हैं, क्योंकि जब आप सोल्यूशंस में घोलते हो तो आयंस में जल्दी से आयंस में टूट जाते हैं, और आयंस में टूटने की वजह से क्या होता है कि वो दूसरे के आयंस के साथ जाके जुड़ जाएंगे। जैसे कि HCl लिया आपने, उसको NaOH के साथ कंबाइन किया, इसने क्या बना दिया, NaCl प्लस वाटर। और वहीं अगर हम स्लो रिएक्शंस की बात करें तो ये रिएक्शंस आपके पास जनरली स्लो होंगे, जैसे कि मतलब मॉलिकुलर रिएक्शन स्पेशली H2 प्लस Ci2 ये देता है हमारे पास 2HI। तो ये रिएक्शन स्लो इसलिए क्योंकि पहले तो आपको हाइड्रोजन को तोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो H करके टूटेगा, फिर I2 तोड़ना पड़ेगा, I करके, देन जाके ये आयंस में कन्वर्ट होंगे, फिर आप इसके साथ HI बना सकते हो, यानी कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगा। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट के आधार पे। अब हीट के आधार पे आपके पास दो तरह के रिएक्शंस आते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे थर्मोडायनेमिक्स में भी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो मतलब आउट, एंडो इन। अब एक्सोथर्मिक की बात करें, यहाँ क्या होगा, हीट इज इवॉल्व। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमेशा हीट इवॉल्व होती और यहाँ हीट इज एब्जॉर्ब। आपको हीट देनी पड़ती है इन रिएक्शंस को कंप्लीट करवाने के लिए। यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है, चेंज इन हीट एनर्जी, वो पॉजिटिव होगा क्योंकि हीट रिलीज मतलब हीट आपके पास इवॉल्व हुई है, और यहाँ पे हीट दी गई है सिस्टम को, यानी कि सिस्टम पर काम हुआ, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। सिमिलरली डेल्टा एच की बात करें वो आपके पास नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि हीट एंथैल्पी का डिफरेंस है ना, और उसी तरह डेल्टा एच इज इक्वल टू यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो हो गए आपके पास किस तरह के टाइप ऑफ रिएक्शंस एग्जिस्ट करते। अब आते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है एग्जैक्टली, कि इक्विलिब्रियम को डिफाइन कैसे किया जाता है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन में, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें आपके पास रिएक्टेंट्स हमेशा प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स हमेशा रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हैं, और ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चले हुए। किसी भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, मोल्स, इंटेंसिटी, कलर एट्सेट्रा ये चेंज नहीं होते आप पैसेज ऑफ टाइम के साथ। इस स्टेज को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। और देखो अगर इसको आसान भाषा में समझना तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
जितना कोई रिएक्शन आगे जा रहा है उतना ही वो रिएक्शन वापस आ रहा है। ठीक, अब देखो मान लीजिए क्या होगा कि जैसे आपके पास N2O4 गैसेस लिए, ये डिसोसिएट हो जाता है, 2NO2 गैसेस बना देता है। अब एक का कलर क्या होता है, इसका कलर होता है आपके पास कलरलेस और इसका कलर होता है ब्राउन। अब जब ये दोनों सोल्यूशन इक्विलिब्रियम है तो मतलब आपके पास ये दोनों कलर दिख सकते हैं सोल्यूशन में। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी अवस्था है जब आपके पास व्हेन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, मोल्स, इंटेंसिटी ऑफ कलर, कलर कितना तेज है, एटसेट्रा, डू नॉट appear to change with passage of time, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये उसके साथ बदलते हुए हमें नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दो ऑपोजिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व करते हैं चेंजेस सिर्फ उनकी फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस में, तो उसको कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि मतलब ये नहीं कि वो केमिकली चेंज हुए, यहाँ पे आपके पास सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई, इसको हम कह सकते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, उससे ज़्यादा इसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे मान लीजिए सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, मान लीजिए आपने क्या किया कि आइस और वाटर लिए और उनको एक थर्मस फ्लास्क में डाल दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो इस स्टेट में क्या होगा, आइस वाटर में भी चेंज हो रही है और वाटर आइस में भी चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपके पास कि रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। जितना ज़्यादा आपके पास बर्फ़ पिघल रही है उतना ही ज़्यादा आइस बर्फ़ बन रही है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, बहुत ही तेज़ एक्टिविटी नोटिस की जा सकती है एट अ बाउंड्री बिटवीन आइस एंड वाटर। जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड वाले पानी के, वो कोलाइड करते हैं बर्फ़ के साथ और उसके साथ चिपक जाते हैं, और वहीं कुछ मॉलिक्यूल्स जो बर्फ़ के हैं वो आपके पास एस्केप हो कर जाते हैं लिक्विड फेज में। तो यहाँ पे आपके पास बर्फ़ के और पानी के मास में कोई ख़ास चेंज नहीं आता, क्योंकि जितना आपके पास बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हो रही है उतना ही पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये इंसुलेटेड और हमने इसको पूरी तरह बंद कर रखा था, तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए जब वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, जो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड और सॉलिड फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको कहा जाता है नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या फिर नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये तो था फर्स्ट टाइप्स ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब एक और एग्जांपल लेना चाहिए कि मान लीजिए आपने क्या किया कि सल्यूट मॉलिक्यूल्स ले लिए, शुगर को पानी में डिज़ोल्व कर दिया। तो शुगर आपके पास जैसे है कि मतलब शुगर सॉलिड और शुगर एक्वस अगर पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हुई है, जैसे मान लीजिए शुगर सॉलिड, ये है शुगर एक्वस के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम जो रेट है घुलने का वो बराबर है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। जितना ज़्यादा कोई चीज़ घुलेगी उतना ही ज़्यादा वो क्रिस्टलाइज भी हो रही है, मतलब ये दोनों प्रोसेसेस आपके पास साथ साथ में चले। नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम। अब लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम अगर हमें समझना हो तो मान लीजिए आपने क्या किया, किसी कंटेनर को लिया, जैसे ये कंटेनर लिया और इसमें पानी को बॉईल कर रहे हैं, पानी के वेपर्स बन रहे हैं और ऊपर से आपने ढक्कन लगा दिया। तो जितने पानी के वेपर्स बन रहे हैं
उतने ही वापस भी आ रहे हैं आपके पास, मतलब ड्रॉपलेट्स बन के वापस भी नीचे गिर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि प्रेशर बिल्ड अप हो जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर्स बन रहे हैं। तो हम क्या कुछ टाइम के बाद क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जितना पानी आपके पास लिक्विड फॉर्म में है उतना ही वो गैसियस फॉर्म में भी है। जितना पानी आपके पास पानी वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करें किसी गिवन टेम्परेचर पे, वो कांस्टेंट हो जाता है। और जो यहाँ आपके पास इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर आएगा, ये जो भाप की वजह से प्रेशर आ रहा है उसको कहा जाता है वेपर प्रेशर पे। उसी तरह जब आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करो तो क्या होता है, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपके पास इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है वाटर और स्टीम के बीच में। जितना पानी आपके पास स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही स्टीम पानी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये है आपके फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स। उसी तरह जब हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होगा, देखो उस केस में जब हम स्टीम और वाटर की बात करें तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितना ज़्यादा कोई चीज़ इवेपोरेट हो रही है उतनी ही ज़्यादा वो कंडेंस भी हो रही है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो एट दिस इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास किसी क्लोज वेसल में वेपर्स और लिक्विड्स के बीच में। थर्ड कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल आ जाएगा आपके पास गैस और सॉल्यूशन के बीच का इक्विलिब्रियम। कोई गैस ली और उसके और सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, ये कोई कंटेनर है उसको क्लोज कर दिया, जैसे सोडा वाटर बॉटल ले लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जितने आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही आपके पास, हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स जो हैं गैसियस स्टेट में और मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस डिज़ोल्व हो रहे लिक्विड में वो आपके पास सेम है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इज इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस। देखो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इजीली लिक्विफाई हो जाती है। तो जब उसको लिक्विफाई किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, मतलब आपके पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हम कार्बोनिक एसिड पीते हैं उसमें। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जितना ज़्यादा रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, जितना ज़्यादा आप गैस को घोलने की कोशिश कर रहे हैं, रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस है, उतनी ही ज़्यादा गैस कोई इवॉल्व हो रही है। तो एट इस इक्विलिब्रियम पे अगर हम इन दोनों की रेशो लें तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। फोर्थ टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा हमारे पास सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रियम। अब हम एक ऐसे सिस्टम को लेते हैं जहाँ पे सॉलिड जो है सबलाइम होकर सीधे वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आयोडीन का सॉलिड फॉर्म लिया और वो वेपराइज होकर सीधे आयोडीन गैसियस में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम सॉलिड आयोडीन को क्लोज्ड वेसल में रख देते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वेसल में आपके पास वॉयलेट कलर के वेपर दिखने लग जाएंगे और इस वॉयलेट कलर के वेपर कुछ टाइम के बाद घट जाएंगे। अब एट सर्टेन टाइम पे इंटेंसिटी जो है कलर की वो कांस्टेंट हो जाती है और आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, जब भी आपके पास इक्विलिब्रियम आता है, जो रेट ऑफ सब्लिमेशन है वो बराबर है रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन के। यानी कि जितना आपके पास कोई गैस सबलाइम हो रही, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही, उतना ही गैस सॉलिड में रिकन्वर्ट हो रही है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं कि जैसे लिक्विड और वेपर के केस में यहाँ पे आपके पास प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा, सॉलिड से लिक्विड को एग्जांपल लिया, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को कांस्टेंट रखा। सोल्यूट का अगर सॉलिड से सोल्यूशन में लेके जा रहे तो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास सेम रही। अब अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम के डायनामिक्स की बात करें तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके सिस्टम की वो कांस्टेंट हो जाती है और हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि सिस्टम जो है पूरी तरह रुक गया है। लेकिन ऐसा नहीं है,
जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो डायनेमिक बैलेंस है बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि जितना ज़्यादा आपके पास कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है उतना ही ज़्यादा बैकवर्ड में भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती भी है। अगर हम इस चीज़ को चेक करना चाहें कन्फर्मेशन ऑफ डायनेमिक नेचर, कि ये डायनेमिक नेचर इनमें किस तरीके एग्जिस्ट करता है। अगर हम रेडियो एक्टिव शुगर लें और उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन में डाल दें किसी नॉन रेडियो एक्टिव शुगर के, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी दोनों में ऑब्जर्व होती है। शुरू में क्या था कि कोई भी रेडियो एक्टिव शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं थे सोल्यूशन में, पर जब आपने डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे एक्सचेंज हो गया रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव शुगर मॉलिक्यूल्स का, तो जो रेशो थी रेडियो एक्टिव टू नॉन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के सोल्यूशन की वो इंक्रीज होती रही जब तक वो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं पहुंच गई। यहाँ तक के लिए काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और इसके बाद हम कल करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स।